अगले पर बात करते हैं। अनदर वन इज टेस्ट एंड ऑर्डर। पानी के अंदर हमारे पास या तो कोई स्वाद या कोई स्मेल अगर है तो वो भी हम हमारे फिजिकल सेंसेस से पता कर पाते हैं और वो भी हमारे लिए कंसर्न बन जाता है। ठीक है, हमारे पास हमारे पानी के अंदर टेस्ट या ऑर्डर कहां से आएगा? आप बोलो क्या कहना चाह रहे हो, बात करनी कर लो। ठीक है, तो हमारे पास पानी के अंदर टेस्ट या ऑर्डर कहां से आ सकता है? व्हाट इज टेस्ट एंड ऑर्डर? अच्छा मुझे बताओ, आप सभी लोग इतना तो जानते हो कि इस धरती में, इस अर्थ में, जब हमारे पास अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, ये पहले एक आंख का गोला थी। हाँ है ना, ऐसा कहते हैं लोग और थ्योरीज भी कहती है ये। और धीरे धीरे ये आंख का गोला जो है ठंडा होता चला गया, मतलब जो लावा है वो ठंडा होता चला गया। और जब भी कोई चीज ठंडी होती है, जैसे दूध है हमारे पास, तो दूध अगर किसी पतीले में आपने गर्म किया है, जब ठंडा होगा तो जो टॉप सरफेस है वो क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी, अंदर अभी भी तरल पदार्थ रहेगा। क्यों क्यों? कारण क्या उसका? रेडिएशन। ऊपर से हीट रेडिएट होते चली गई तो ऊपर का सरफेस जल्दी कूल डाउन हो गया, नीचे का सरफेस अभी भी आपके पास थोड़ा गर्म। सिमिलरली अर्थ के साथ भी यही हुआ। जितनी भी चीजें हैं जो अर्थ के कंपोजिशन में है, जो सरफेस वाली चीजें हैं वो सारी की सारी क्या होती चली गई? सॉलिडिफाई होती चली गई धीरे धीरे, ठंडे होते होते। और अंदर अभी भी हमारे पास लावा जो है वो पिघला हुआ रह गया। ठीक है, हमारे पास जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो हम सभी जानते हैं कि हल्की चीजें हमेशा सरफेस पर आ जाती है और भारी चीजें हमेशा अंदर चली जाती है। तो हमारे अर्थ के पूरे स्ट्रक्चर में देखेंगे तो निकल और आयरन अर्थ के कोर में है। ठीक है, हमारे पास अगर हम बात करें अर्थ के टॉप सरफेस में, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? सिलिका और एल्यूमिनियम। आप लोगों ने नॉन टेक थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा है क्या? पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पता है कि नहीं पता है आप लोगों को? सिलिका और एल्यूमिनियम का जो कंटेंट है वो हमारे पास अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है, जो सबसे बाहरी वाला क्षेत्र है। सर एल्यूमिनियम मतलब क्या? अगर जमीन खोदेंगे तो क्या एल्यूमिनियम की रॉड मिलेगी? नहीं, उसे हम कहते हैं एल्यूमिना, Al2O3। आप लोगों ने बिल्डिंग मटेरियल पढ़ा है क्या? पढ़ा है बिल्डिंग मटेरियल, तो बिल्डिंग मटेरियल में एल्यूमिना के बारे में पढ़ा होगा। अच्छा आपने SiO2 नाम सुना है क्या? सिलिका डाइऑक्साइड, ये सिलिका की बात चल रही है कि अलग अलग फॉर्मेशन में है, अलग अलग फॉर्म्स में है, लेकिन सिलिका है, एल्यूमिना है। उसी तरह हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चीजें, लेकिन सिलिका, एल्यूमिना और कैल्शियम, ये सब चीजें हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में है। अगर कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में है इस अर्थ के क्रस्ट के अंदर, और अर्थ के क्रस्ट में अगर पानी का भी बहुत ज्यादा बहाव है, चाहे रिवर के फॉर्म में हो, चाहे हमारे ग्राउंड वाटर के मूवमेंट के फॉर्म में हो, चाहे ओशंस के फॉर्म में हो, अगर ये सब चीजें हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, आयरन है, ये सब चीजें जब पानी में घुल जाती है, ठीक है, तो उसके कारण से हमारे पानी के अंदर अलग स्वाद आने लगता है। सर इसको कैसे पहचाने? आप लोग जब कभी किसी के भी घर जाते हो और वहां का जब पानी पीते हो आप, ठीक है, तो आप पानी पीने के बाद कहते हो कि आपने फिल्टर नहीं लगा रखा है क्या? तो वो कहते हैं कि नहीं लगाया हमने तो फिल्टर, हम तो वही जो बोरिंग का पानी आता है वही पीते हैं। तो फिर आप कहते हो कि नहीं फिल्टर लगा लेना चाहिए। तो उस कंडीशन में यहाँ पर हमारे पास ये बात सामने आती है कि हमें तो इस पानी को पीने की आदत है, लेकिन आज आपको दिक्कत क्यों हुई? क्योंकि आपको उस पानी का स्वाद कुछ अलग लगा जो आप अभी तक पीते आए हो। कहां से आया है स्वाद? इट इज ड्यू टू द डिजोल्व आयंस, डिजोल्व डिफरेंट कैटायंस और एनायंस, या डिफरेंट सॉल्ट जो पानी के अंदर घुल गए हैं और वो पानी के अंदर टेस्ट कॉज कर रहे हैं। और कहां से पानी के अंदर टेस्ट आ सकता है? आइदर बाय किसी गैसेस के घुल जाने की वजह से। सर गैसेस के घुल जाने की वजह से कैसे टेस्ट आएगा? कोल्ड ड्रिंक याद आ रहा है? CO2 पानी में प्रेशर से घोल दी गई, गैस घोली गई, टेस्ट अलग आ गया। हाँ है ना? अगर उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 नहीं है तो टेस्ट अलग आ रहा है, कोल्ड ड्रिंक में CO2 है तो आपके पास कुछ टेस्ट अलग फील हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की गैसेस हैं जैसे कारण से हमारे पास हमारे पानी के अंदर टेस्ट में हमें डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। अगर मान लो हमारे पानी के अंदर इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं और अगर वो घुल जाते हैं तो वो हमारे पानी के अंदर टेस्ट कॉज करेंगे। पानी के अंदर ऑर्गेनिक सॉलिड्स भी टेस्ट कॉज करेंगे। सर कैसे करेंगे ऑर्गेनिक सॉलिड? जो भी चीजें सॉलिड के रूप में पानी के अंदर घुल जाती है, अगर ऑर्गेनिक नेचर की है तो वो भी हमारे पास टेस्ट कॉज कर देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे मान लो रसना का मैंने एग्जाम्पल लिया था, पानी के अंदर रसना पाउडर फॉर्म में है, आप पानी के अंदर डाल दो,
क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। पी के देखो टेस्ट आएगा अलग, यू विल हैव द टेस्ट। इसी तरीके से हमारे पास गैसेस हो, ऑर्गेनिक सॉलिड हो या इनऑर्गेनिक सॉलिड हो, सब तरीके से पानी के अंदर एक अलग टेस्ट आने की संभावना होती है। पानी का अपना कोई टेस्ट होता है क्या? नहीं, इसका पानी का अपना कोई टेस्ट नहीं होता है। लेकिन ये भी आगे चल के भी क्लियर करूंगा कि जो पानी आप पीते हो, इस पानी का अपना एक टेस्ट है, और वो कैसे बनता है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि पानी का टेस्ट नहीं होता। जो पानी टेस्टलेस है उसे कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर, इट इज रेफर्ड एज प्योर वाटर, जो हम लोग पी नहीं सकते। हमें पीने के लिए पानी में कोई एक टेस्ट होना चाहिए, वो कहां से आता है उस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। हमारे पास पानी के अंदर इसी तरह से अलग अलग कारणों से स्मेल भी आ सकती है। पानी के अंदर जब आपने रसना घोला, उस पानी को स्मेल करके देखो, कैन यू फील इट कि इस पानी के अंदर कुछ स्मेल आ रही होगी? थोड़े से ऑरेंज की स्मेल फील हो सकती है आपको। अच्छा, मान लो पानी के अंदर, पानी छोड़ो, कोई नाली है, ठीक है, कोई हमारे पास ड्रेनेज है, उसमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की गंदगियां घुल चुकी है। अच्छा, जब आप उसके पास से गुजर रहे हो, कैन यू फील दिस स्मेल आ रही है? किसकी वजह से? या तो कोई इनऑर्गेनिक कंटेंट होगा, कोई ऑर्गेनिक कंटेंट होगा, या कोई गैसेस उसमें से निकल रही होंगी जो हमारे पास वो स्मेल प्रोड्यूस कर रही है। तो पानी के अंदर टेस्ट एंड ऑर्डर अलग अलग कारणों से आ सकता है। क्या वो हमारे लिए दिक्कत है क्या? वी डू हैव प्रॉब्लम। अगर स्वाद अच्छा नहीं है तो नहीं पी पाएंगे, बदबू आ रही है तो नहीं पी पाएंगे। हमारे पास इसके अलावा वी डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम। अगर पानी में से स्मेल है और मुझे उससे कपड़े धोने हैं तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन पीने में मैं उसको यूज नहीं कर सकता, खाने में यूज नहीं कर सकता। आई कैन नॉट यूज फॉर माई डेली बेसिक रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इस केस में मुझे पानी के अंदर टेस्ट एंड ऑर्डर पता लगाना है, और पता लगाना है, और ये पता लगाना है कि इस पानी में टेस्ट एंड ऑर्डर है या नहीं है, और अगर है तो कितना है। अगर ज्यादा है तो मैं कंज्यूमर तक नहीं भेज सकता, क्योंकि वो कंज्यूमर इस पानी को यूज नहीं कर पाएगा। तो टेस्ट एंड ऑर्डर पता कैसे लगाऊं? ऑर्डर पता लगाने के लिए पानी को उठाया, स्मेल किया और रख दिया कि हाँ पानी में स्मेल तो है, तो इस पानी को तो कंज्यूमर इस्तेमाल नहीं कर सकता। टेस्ट कैसे पता लगाओगे? चख लोगे पानी को। अच्छा, मान लो पानी किसी ऐसी रिवर से उठाया अपन ने जो रिवर में पोल्यूशन ज्यादा है, मतलब बहुत गंदी है, स्मेल तो आ रही है, आपने स्मेल कर ली, और टेस्ट करने के और मान लो बैक्टीरिया चले गया बॉडी में आपकी, तो पता कैसे चलेगा कि इस पानी में गंदगी थी या टेस्ट था? आप तो अस्पताल में मिलोगे फिर। तो किसी पानी के अंदर कोई भी इंप्यूरिटीज है, गंदगी है, उसको पता लगाने के लिए आप टेस्ट करने जाओ, इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम टू योर हेल्थ। हम नहीं कर सकते, ठीक है। इन दैट केस वी रिक्वायर डिफरेंट टेक्निक, और वो टेक्निक के लिए हम कैसे वर्क करते हैं जरा उस पर बात करते हैं। टेस्ट एंड ऑर्डर पानी में पता लगाने के लिए हमारे पास एक सेट ऑफ फ्लास्क यूज होता है, सेट ऑफ फ्लास्क यूज होता है। इट इज रेफर्ड एज ऑस्मोस्कोप। सर, सेट ऑफ फ्लास्क का मतलब क्या? आप अपने लेबोरेटरी में जाते हो, केमिस्ट्री लैब में, आपको दिखाई देते हैं वहां पर अलग अलग साइजेस के फ्लास्क दिखाई देते हैं। कोई 100 ml का है, कोई 50 ml का है, कोई 200 ml का है, कोई 500 ml का है, कोई 5 लीटर का है। ऐसे अलग अलग साइजेस के फ्लास्क दिखाई देते हैं। तो कुछ सेट ऑफ फ्लास्क को हमने डिफाइन कर लिया कि इनसे ही टेस्ट करेंगे, तो उसको नाम दे दिया ऑस्मोस्कोप। क्यों फिक्स किया, इस पर भी बात करेंगे। जब तक पूरा प्रोसीजर खत्म नहीं कर दूं तब तक कोई सवाल मत पूछना, सवाल उसके आखिरी में दिमाग में बनेंगे, पूछेंगे और फिर उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक इसका एग्जांपल क्रिएट करते हैं। मान लो आप अपने घर में हो, ठंड बहुत पड़ रही है, आज मान लो हमने कह दिया कि छुट्टी है। आप क्या करोगे? आप बोलोगे अब बैठे बैठे क्या करें, चाय बना लेते हैं। आपने चाय बनाने का सोचा, तो चाय बनाने के लिए आपने दूध, चाय पत्ती, चीनी, अदरक, और साथ में क्या डालना चाहते हो? इलायची डालना चाहते हो, और लौंग, और काली मिर्च, तुलसी के पत्ते, सब डाल दिए। सब डाल दिए और कोरोना आपका आज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। इन दिट केस क्या किया आपने? 1 कप चाय बनाई, ठीक है। अच्छा, चाय बनाते बनाते आपको बहुत अच्छी स्मेल आई, बहुत अच्छी स्मेल आएगी, और आपको समझ में आ जाएगा इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है। कुछ लोगों को शायद याद आ गई हो चाय की, लेकिन ब्रेक नहीं मिलेगा, पहली बात तो ये, ठीक है। मन समझा लो, लेकिन दैट इज, ठीक है। तो हमारे पास जब ये चाय बन रही है, बहुत अच्छी स्मेल और बहुत अच्छा टेस्ट, ठीक है। अगर ऐसी ही कंडीशन मान लो किसी म्युनिसिपल वाटर के साथ होती,
कि कोई म्युनिसिपल वाटर हमारे घर में आ रहा है और इस म्युनिसिपल वाटर को जब हम किसी एक कप में डालेंगे और इस कप को जब स्मेल करने जाएंगे, बहुत खतरनाक स्मेल, जैसी चाय की आ रही थी बहुत अच्छी, वैसी इसकी बहुत खतरनाक स्मेल। अब ये पता करना है कि ये पानी के अंदर जो स्मेल है और जो टेस्ट है, इसको खत्म करने के लिए इस कंज्यूमर को कितना साफ पानी लगेगा जिसको ये खत्म कर सके, बस वही पता लगाना है और उसी से पता लगा पाएंगे कि ये बदबू और ये टेस्ट कितना ज्यादा स्ट्रांग है। अब इसका एग्जाम्पल सोचते हैं। मान लो कि आपके घर में जो मैंने पानी भेजा उसमें थोड़ी सी स्मेल है, ठीक है, थोड़ी सी स्मेल है, और जब वो पानी आपके घर पहुंचा, आपने कंटेनर भर लिए और फिर आपने उसको स्मेल करके देखा, आपके पास स्मेल आ रही है। आप तुरंत जो है गाड़ी लेके भागे और मार्केट के निकल रहे थे। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? आपने कहा बिस्लरी पानी खरीदने जा रहा हूँ। मैंने क्यों? तो आपने कहा सर पानी में क्या है, थोड़ी सी स्मेल आ रही है और ये पानी हम पी नहीं पाएंगे, हम घर वाले कोई भी नहीं पी पाएंगे। तो एक काम कर रहा हूँ कि 10 लीटर बिस्लरी का पानी लेकर आऊंगा और जो पानी आपने हमें म्युनिसिपल के थ्रू दिया है और जो पानी बिस्लरी का लेकर आऊंगा, दोनों को मिला दूंगा, बदबू और स्वाद खत्म हो जाएगा इसका, फिर हम इसको पी पाएंगे। यही करते हैं हम लोग, यही करते हैं नहीं करते? अच्छा ये नहीं करते, चलो ठीक है, इसको एक और तरीके से समझते हैं। पार्टी तो सभी लोग करते हैं, कांच का ग्लास डिस्टिल करते हैं, इसके इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए डिस्टिल करते हैं। अरे बेटे मैं रुआवजा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं रुआवजा की बात कर रहा हूँ कि आपने एक ढक्कन रुआवजा लिया। अच्छा उस एक ढक्कन रुआवजा को पीकर देखो, यू विल नॉट बी एबल टू ड्रिंक, कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, उसके अंदर सिरप मतलब सिरप कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपने उसे पानी मिला दिया, ठीक है, पानी मिला दिया, क्या अब उसको पी पाओगे? बेटा अंगड़ाई अंगड़ाई आराम से। तो ऐसे क्या है कि आपके पास जो वो ग्लास आपने पूरा पानी से भर दिया, आपको नहीं लगता पहले जो रुआवजा की बोतल में से बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी और जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट था, उसे पानी मिला दिया, क्या उसका स्मेल भी थोड़ी सी कम हो गई और क्या स्वाद भी कम हो गया? अच्छा मुझे बताओ, अगर इसी रुआवजा की बोतल को, जो कि आपने ग्लास में एक ढक्कन डाला है, ये ग्लास जो बना है इसका स्वाद तो अभी भी अच्छा है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लेकिन अच्छा है, इस ग्लास को आप डाल दो अपने घर के ऊपर वाले पानी के टैंक में और फिर नीचे पानी का टैंक से जो नल चालू करो, अब उस ग्लास को पी कर देखो, क्या रुआवजा का स्वाद आएगा? मान लो किसी को आ जाए, ठीक है, आप सभी लोग जानते हो ना कि जो जानवर होते हैं उन जानवरों में से एक जानवर होता है डॉग, और डॉग के पास एक स्मेल करने की एबिलिटी अच्छी होती है। तो कारण क्या है उसका? उनकी ब्रेन के अंदर एक लोब होता है जिसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी लोब, और ऑल्फैक्टरी लोब इतना ज्यादा डेवलप्ड रहता है कि वो किसी भी चीज को कितनी भी दूरी से बहुत आसानी से सूंघ पाते हैं। तो ऐसी ही ऑल्फैक्टरी लोब की कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज किसी इंसान की प्रजातियों में पाई जाती है, ठीक है, तो किसी किसी इंसान के अंदर ऑल्फैक्टरी लोब डेवलप्ड बहुत अच्छे होते हैं, तो वो भी उसी उतना ही सूंघ पाते हैं जितना ही कोई एक जो है वो डॉग सूंघ पाता है। तो मान लो अभी भी किसी बच्चे को या किसी इंसान को उस पानी की टंकी में से जो नीचे से ग्लास में पानी निकाला है उसमें अभी भी उसको कुछ स्मेल या स्वाद आ जाए, एक काम करो, अब इस वाले ग्लास को लेके चले जाओ और जो अभी कॉलोनी में पानी की टंकी है बड़ी सी, उसमें जाके डाल दो और फिर नीचे से पानी निकाल के देखो, क्या अब स्वाद आएगा? अब नहीं आएगा। बस सेम वही चीज हम जानना चाहते हैं कि कोई एक हमारे पास वाटर का सैंपल है, उसमें ऐसी कितनी स्ट्रॉन्ग स्मेल या टेस्ट है जिसे खत्म करने के लिए कितना साफ पानी चाहिए, जिस भी किसी पानी के सैंपल में टेस्ट या स्मेल को कंप्लीटली खत्म करने के लिए जितना कम पानी चाहिए पड़ेगा, मतलब वो पानी उतना ही कम स्मेल और टेस्ट वाला है, और जिस पानी के अंदर टेस्ट या स्मेल को खत्म करने के लिए जितना ज्यादा साफ पानी चाहिए पड़ेगा, शायद उसमें उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल या उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट होगा। हाँ या ना? क्या ये कह सकते हैं क्या? अब वापस आ जाओ चाय पर, ठीक है, वापस से चाय पर आ जाओ। आपने एक कप चाय बनाई, मैंने पूछा कि इस एक कप चाय के स्वाद को कंप्लीटली खत्म करने के लिए, इसकी स्मेल खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है? आपने कहा सर एक काम करूं, इस चाय को डाल देता हूं ग्लास में और ग्लास को भर देता हूं पूरा पानी से, मैंने करके देख लूं, नहीं आएगी इसमें से स्मेल क्या? आपने कहा नहीं सर स्मेल तो आ रही है, स्मेल तो आ रही है, टेस्ट भी आ रहा है। मैंने कहा एक काम करो, अब इस ग्लास को उठा के एक जग में डाल दो और जग को पूरा पानी से भर दो, क्या अभी भी चाय की थोड़ी बहुत स्मेल और थोड़ा बहुत टेस्ट आएगा? आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब इस जग को उठाकर भर दो एक बकेट के अंदर और बकेट को भर दो पूरा पानी से,
कैन यू स्टिल हैव सम अमाउंट ऑफ स्मेल? थोड़ी बहुत स्मेल आएगी या नहीं आएगी? किसी किसी का ऑल्फैक्टरी लॉब स्ट्रांग है, उनको आ सकती है, और किसी किसी को नहीं आएगी। जिसको आ रही है, एक काम करो, अब इस पूरी बकेट को लेके जाओ छत पर और डाल दो उस छत वाली टंकी के अंदर, और अब नीचे से नल उठाकर देखो या फिर उसी टंकी के अंदर घुस जाओ और उसको स्मेल करने की कोशिश करो, क्या अब आपको चाय की स्मेल और स्वाद आ रहा है क्या? किसी किसी को अभी भी आ सकता है। आप बन जाओ बाहुबली, अब उठाओ टंकी और लेके चले जाओ आप उस बड़ी वाली टंकी में और उस टंकी को वहां पे डाल दो, और अब जरा सोच के देखो, कैन यू फील द स्मेल और टेस्ट? अगर अब नहीं आता है, अब तो ठहरना ही पड़ेगा आपको, इस वाली टंकी कहां लेकर जाओगे? ठीक है, इन दैट केस हमारे पास इस इतनी सी क्वांटिटी के वाटर सैंपल में से स्मेल और टेस्ट गायब करने के लिए कितने अमाउंट का पानी हमें लग गया उसे डिस्टिल करने में? दैट इज व्हाट इज रेफर्ड एज अमाउंट ऑफ टेस्ट एंड वाटर इनटू द वाटर सैंपल। कैसे परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट, उस पर आते हैं। ठीक है, हमारे पास लेबोरेटरी में एक सेट ऑफ फ्लास्क हमने लिया। दिस इज द सेट ऑफ फ्लास्क। एक सेट ऑफ फ्लास्क के अंदर हमने हमारा टेस्ट सैंपल लिया। ये रहा हमारा टेस्ट सैंपल, जिसके अंदर टेस्ट एंड ऑर्डर काफी ज्यादा है। ठीक है, मैंने इसको लिया कुछ एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का, मान लेते हैं आई एम टेकिंग इट टू बी 40 ml के बराबर। 40 ml का सैंपल लिया। 40 ml के सैंपल में टेस्ट एंड ऑर्डर काफी ज्यादा था, तो मैंने इसके अंदर मिला दिया एरेटेड वाटर। सर ये एरेटेड वाटर मतलब क्या? एरेटेड वाटर मतलब वो पानी जिसके अंदर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है और जिसके अंदर कोई टेस्ट एंड ऑर्डर नहीं। कोई टेस्ट एंड ऑर्डर नहीं है मतलब क्या? मतलब इसकी अपनी खुद की कोई एक टेस्ट एंड ऑर्डर नहीं है, मतलब इसमें भी कोई टेस्ट एंड ऑर्डर है, इसमें भी कोई होती तो फिर ये तो मिक्स होकर कुछ और अलग बन जाता। हमें ऐसा पानी चाहिए जिसके अंदर खुद की अपनी कोई टेस्ट एंड ऑर्डर नहीं है और वो इसकी टेस्ट एंड ऑर्डर को सप्रेस करने की कोशिश करे। कितना लेंगे इसको? स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि जितने एमएल का टेस्ट सैंपल लिया है उतने ही एमएल का एरेटेड वाटर लेना है, तो 40 एमएल का हमारे पास एरेटेड वाटर भी ले लेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर इन दोनों को मिला दिया तो आपके पास जो अब वाटर सैंपल बनेगा, क्या मैं इसे डाइल्यूटेड सैंपल कह दूं? डाइल्यूट कर दिया ना हमने इसको, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, पानी मिला दिया, डाइल्यूट कर दिया इसको हमने, तो डाइल्यूटेड सैंपल कह दिया इसको हमने। डाइल्यूटेड सैंपल के अंदर कहने से टेस्ट एंड ऑर्डर जितनी पहले थी शायद उससे थोड़ी तो कम हुई होगी। टेस्ट एंड ऑर्डर हमारे पास कुछ है, क्वांटिटी कितनी बन जाएगी? 80 ml। आप इसको स्मेल करो, टेस्ट एंड ऑर्डर है, जितने एमएल का टेस्ट सैंपल लिया है उतने ही एमएल का एरेटेड वाटर ले लो, मिला दो, और अब इसकी स्मेल करो, क्या अभी भी स्मेल आएगी? आ रही है स्मेल। फिर से डाइल्यूट करो, और डाइल्यूट के लिए आपको ध्यान देना है कि आपके पास उतना ही क्वांटिटी लेनी है जितनी पहली बार में टेस्ट सैंपल को डाइल्यूट करने के लिए ली गई थी। कितनी लेंगे? 40 ml के बराबर। इसमें कोई टेस्ट एंड ऑर्डर नहीं होना चाहिए, दिस इज दी एरेटेड वाटर। दोनों को मिलाएंगे, क्या आपको नहीं लगता थोड़ी बहुत स्मेल इसकी और कम हो जाएगी? हाँ है ना? क्वांटिटी इज समवॉट अबाउट कितनी, 80 और 40 कितनी बन जाएगी? 120 ml के बराबर। टेस्ट एंड ऑर्डर पहले जितना था अब उतना नहीं रहेगा। ठीक है, दिस इज डाइल्यूटेड सैंपल, कह देते हैं इसे डाइल्यूटेड सैंपल। अभी भी टेस्ट एंड ऑर्डर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर से पानी के अंदर मिलाऊंगा, क्या एरेटेड वाटर मिलाऊंगा। ठीक है, और उसमें क्वांटिटी कितनी रखूंगा? 40 ml के बराबर। अच्छा, यहां पर मेरे पास टेस्ट एंड ऑर्डर कुछ थी, पानी मिला दिया, टेस्ट एंड ऑर्डर मेरे पास अभी भी है। अभी भी है मेरे पास टेस्ट एंड ऑर्डर इनटू द डाइल्यूट सैंपल, लेकिन कितने एमएल का बन जाएगा ये? 160 ml का। मैं क्या करूं इसके अंदर फिर से मिला देता हूं इसी डाइल्यूट सैंपल के अंदर एरेटेड वाटर, जिसके अंदर हमारे पास कोई भी टेस्ट एंड ऑर्डर नहीं है,
जिसमें कोई भी टेस्ट एंड ऑर्डर नहीं है, जब मिलाया 40 ml का, तो मेरे पास अब बनेगा एक डाइल्यूट सैंपल जिसके अंदर टेस्ट एंड ऑर्डर नहीं है। टेस्ट एंड ऑर्डर नहीं है, क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 200 ml। सर आपने ये इतने ज्यादा इटरेशन क्यों कर दिए, इतना ज्यादा लंबा प्रोसेस क्यों किया? आप पहली बार में ही डाल देते बहुत सारा पानी। बहुत सारा पानी पहली बार में डाल दूंगा तो फिर मेरे टेस्ट का प्रोसीजर मुझे ये कैसे बताएगा कि आपको कितने अमाउंट ऑफ मिनिमम वाटर की रिक्वायरमेंट है इसमें से टेस्ट एंड ऑर्डर गायब करने के लिए? मैं चाहूँ तो कितना भी डाल सकता हूँ, लेकिन मुझे तो वही पता लगाना है कि कितने मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है इसमें से टेस्ट एंड ऑर्डर गायब करने के लिए, और तभी तो बता सकता हूँ कि पानी में कितना टेस्ट एंड ऑर्डर है। इसीलिए इसको स्लोली स्लोली परफॉर्म किया जाता है। फिर बात ये आ सकती है कि सर ये आप इतनी छोटी छोटी क्वांटिटी क्यों ले रहे हो? आप छोटी छोटी क्वांटिटी क्यों ले रहे हो? आप बड़ी बड़ी क्वांटिटी भी ले सकते हो। बड़ी बड़ी क्वांटिटी अगर लेने गया, मान लो पहली बार में 5 लीटर ले लिया, पहली बार में टेस्ट सैंपल 5 लीटर ले लिया, आपकी केमिस्ट्री लैब में दो ऐसे फ्लास्क होंगे जो शायद 5 लीटर के होंगे। एक में 5 लीटर आपके पास टेस्ट सैंपल है, दूसरा 5 लीटर का आपके पास एरेटेड वाटर है। दोनों को मिलाने जाओगे, 10 लीटर का डाइल्यूट सैंपल बनाने के लिए आपके पास फ्लास्क ही नहीं बना। क्या करोगे? आपको सर एक काम करता हूँ, बाल्टी में भर लेता हूँ। बाल्टी में भर लो, ये बाल्टी में भर लोगे, इस बाल्टी में 5 लीटर और मिलाओगे। अब क्या करोगे? सर एक काम करता हूँ, कॉलेज में ऊपर टंकी लगी हुई, उस वाली टंकी में आधा एक्सपेरिमेंट वहां कर लेता हूँ। तो वहां करने जाओगे आधा एक्सपेरिमेंट, फिर समझ में आया कि यार वो वाला भी टैंक खाली पूरा भर गया है। सर एक काम करता हूँ, कॉलोनी में बड़ी टंकी, वहां जाके परफॉर्म कर लेता हूँ बाकी का एक्सपेरिमेंट। कैन नॉट बी डन। तो पहले क्या कर दिया हमने? हमने ये फिक्सेशन कर दिया कि आपको लास्ट में जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते करते पहुंचना है तो 200 ml तक ही पहुंचना है। आपको ऐसे सैंपल क्रिएट करने हैं कि छोटा सैंपल क्रिएट करो, ताकि आपके पास जो सेट ऑफ फ्लास्क है जो लेबोरेटरी के अंदर अवेलेबल है उन्हीं में सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो जाए। अच्छा मुझे बताओ, क्या हमारी लैब में 200 ml तक के एक्सपेरिमेंट्स, मतलब जो कोनिकल फ्लास्क होते हैं या नहीं होते हैं? वी डू हैव, और ये हमेशा अवेलेबल हमारे पास रहेंगे। तो इन दैट केस फिक्सेशन ये है कि एट द एंड ऑफ द टेस्ट आपको 200 ml तक पहुंचना है। फिर मन में सवाल आता है कि सर 200 ml के पहले भी क्या हमारा टेस्ट खत्म हो सकता है क्या? हो तो सकता है, लेकिन करना नहीं है। तो करना नहीं है मतलब क्या? अगर मान लो सर यहीं पर अगर ये हमारी बदबू गायब हो गई तो, अगर हमारी बदबू यहीं पर गायब हो गई तो, अगर यहीं पर गायब हो गई तो टेस्ट को कर दो खारिज, रद्द कर दो टेस्ट को। सर क्यों रद्द कर दें? क्योंकि अगर इस टेस्ट का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर सेट नहीं हुआ तो दुनिया में लोग अलग अलग तरीके से टेस्ट करेंगे और सबकी अलग अलग वैल्यू आएगी। सर ऐसा क्यों? किसी ने यहां पर टेस्ट सैंपल लिया, उसने इतना पानी मिलाया और उसका जो है वो एक्सपेरिमेंट यहीं खत्म हो गया। किसी ने यहां से पानी मिलाना चालू किया, किसी का एक्सपेरिमेंट यहीं पर खत्म हो गया। किसी ने यहां से पानी मिलाना चालू किया, किसी का एक्सपेरिमेंट यहां खत्म हुआ। किसी ने यहां से मिलाना चालू किया, किसी का एक्सपेरिमेंट यहां खत्म हुआ। सभी के एक्सपेरिमेंट अलग अलग कंडीशन में अगर खत्म हो रहे हैं तो इट डज नॉट डिफाइन अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो उसके लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या कर दिया गया? पहली बात ये, अगर पानी में टेस्ट एंड ऑर्डर कम है, पानी में टेस्ट एंड ऑर्डर कम है, आप चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, बीच में मान लो यहीं पर आपका टेस्ट एंड ऑर्डर खत्म हो गया, तो सर अब क्या करें? अब इस टेस्ट को रद्द कर दो। अब इस केस में क्या करो? इसकी क्वांटिटी ज्यादा ले लो। सर 40 ml ली थी पहले और 80 ml पे खत्म हो गया। एक काम करो, इसकी क्वांटिटी ज्यादा ले लो। सर कितनी ले लें? एक काम करो, इसकी क्वांटिटी 50 ml ले लो। तो 50 ml से जाऊंगा तो भी जाके बीच में खत्म हो जाएगा। बीच में खत्म नहीं करना है, ठीक है? आपने क्या सोचा कि सर 40 ml के जो टेस्ट सैंपल लिया था उसमें हमने जैसे ही 40 ml का पानी मिलाया, हमारी बदबू गायब हो गई, हमारा टेस्ट गायब हो गया। तो हम हमारा टेस्ट तो 80 ml पे खत्म हो गया। 80 ml पे खत्म करना ही नहीं है, ऐसा खत्म करना है कि आप अपने एंड वाली स्टेप में 200 ml पे ही पहुंचो। मुझे इतना बताओ, जितना टेस्ट सैंपल था अगर उतना ही पानी मिलाकर अगर बदबू गायब हो रही है तो टेस्ट सैंपल की क्वांटिटी ही चेंज कर दो। 100 ml ले लो, 100 ml में 100 ml पानी मिला दो, 200 ml पे पहुंच जाओगे, टेस्ट ऑर्डर खत्म हो गया, टेस्ट गॉट कंप्लीटेड। टेस्ट का एंड पॉइंट हमेशा 200 ml ही होना चाहिए। सर अगर मान लो मेरे पास एक पानी की बोतल है, ये रही, सर मैं इसको ऐसे पानी को स्मेल करने की सोचता हूँ और टेस्ट करने की सोचता हूँ, मुझे तो इसमें कोई टेस्ट भी नहीं आ रहा, कोई स्मेल भी नहीं आ रहा। मैं कैसे टेस्ट परफॉर्म करूँ? मुझे तो टेस्ट करना है ना इस पानी का, टेस्ट कैसे परफॉर्म करूँ? एक काम करो, 100 ml लेकर देखो,
और टेस्ट और स्मेल करो, नहीं आ रही, 200 ml ले लो, टेस्ट सैंपल ही 200 ml ले लो, और 200 ml लेने के बाद इसको आप ऐसे स्मेल करो, टेस्ट करो, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है इसको रख दो और कह दो टेस्ट कंप्लीट। मतलब इनिशियल वॉल्यूम ही उतना है जितना फाइनल वॉल्यूम होना था, और ये इंडिकेट कर रहा है कि टेस्ट सैंपल में कोई आपको एक्स्ट्रा पानी मिलाना ही नहीं पड़ा उसकी टेस्ट एंड ऑर्डर गायब करने के लिए, क्योंकि उसमें थी ही नहीं। तो अगर आपको डाइल्यूट करने के लिए कुछ भी क्वांटिटी नहीं लगी मतलब पानी सही था, थोड़ी सी क्वांटिटी लगी मतलब पानी थोड़ा सा खराब था, बहुत सारी क्वांटिटी लग गई मतलब पानी बहुत ज्यादा खराब था। तो यहां पर से हमारे पास जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर सेट होता है वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये कहता है कि हमारे पास इस पूरे प्रोसीजर के अंदर एक टर्म डिफाइन होता है TON, रेफर्ड एज थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, विच इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ dilute sample, which is generally equal to 200 ml divided by initial volume of test sample। अच्छा, ये फाइनल वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल है ना, इसको लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल प्लस एरेटेड वाटर। ये दोनों मिलाकर कितने होंगे? 40 ml का टेस्ट सैंपल लिया, बाकी हर बार क्या मिलाया? एरेटेड वाटर मिलाया, दोनों मिलकर कितने बने? 200 ml बने, डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल। अगर मैंने टेस्ट सैंपल के वॉल्यूम को कह दिया विच इज इक्वल टू A के बराबर, और मैंने जितना भी एरेटेड वाटर मिलाया अगर मैंने उसको कह दिया B के बराबर, तो क्या ये हमारे पास A प्लस बी बाई ए नहीं बन जाएगा? हाँ या ना? विल इट बी A प्लस बी बाई ए के बराबर? सारी की सारी क्वांटिटी हमारे पास ml में ही रहेगी। तो यहां से हमारे पास एक नया फॉर्मूला बनकर आता है TON, रेफर्ड एज थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। किसी भी पानी के लिए ये वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी हमारा पानी उतना ही ज्यादा टेस्ट एंड ऑर्डर वाला होगा। सर कैसे करें इसको? एक काम करते हैं, इसके लिए अलग अलग केसेस डिफाइन करते हैं। ठीक है, पहला केस 1 लेते हैं और दूसरा केस 2 लेते हैं। मान लो दो अलग अलग दोस्त हैं, एक दोस्त ने अपने घर पे चाय बनाई, उसने चाय पत्ती, दूध, पानी, अदरक, लहसुन नहीं, अदरक, काली मिर्च, लौंग और तुलसी सब डाल दी। ये केस 1 वो वाला इंसान। केस 2 पर बात करते हैं। उसने अपने घर में चाय बनाने का सोचा, दूध नहीं बचा, चाय पत्ती देखी इतनी है कि शायद सिर्फ रंग ही आ सकता है, स्वाद तो आएगा नहीं। ठीक है, इन दैट केस बनाने की कोशिश उसने कर ली, पानी है, थोड़ी बहुत चाय पत्ती है, चीनी है और चाय बनाने का उसने सोच लिया। मुझे बताओ दोनों में से स्ट्रॉन्ग स्मेल और टेस्ट किसके पास होगा? केस 1 या केस 2? केस 1 वाले के पास होगा। केस 1 वाले को अगर आपने शुरुआत में 40 ml का सैंपल क्रिएट करके आपने उसके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते चले गए, पता चला 200 ml तक पहुंचते पहुंचते अभी भी उसमें से स्वाद और टेस्ट गायब नहीं हुआ। क्या टेस्ट कंप्लीट हो गया? क्या हमारा टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ? आखिरी में आते आते टेस्ट ऑर्डर गायब होना चाहिए। आपने कहा इसका सैंपल रद्द कर दो। एक काम करो, इसकी इतनी क्वांटिटी लो कि इसको हम डाइल्यूट करते करते हम 200 ml तक पहुंचे और टेस्ट एंड ऑर्डर खत्म हो जाए। इसका टेस्ट एंड ऑर्डर का जो सैंपल है वो सैंपल चेंज कर दो। अब सैंपल ले लो 20 ml का, 20 ml के सैंपल में क्या मिलाओगे? 20 ml एडिट ऑर्डर, क्या बनेगा? 40 ml। टेस्ट ऑर्डर गई क्या? नहीं गई। क्या मिलाओगे? 20 ml का एरेटेड वाटर, कितना हो जाएगा? 60 ml। 60 के बाद 80, 80 के बाद 100, 100 के बाद 120, 140, 160, 180, 200 तक पहुंचोगे। क्या इस बार आपके पास टेस्ट एंड ऑर्डर रिमूव होने के चांसेस हैं? मान लो नहीं है, मान लो नहीं है, 10 ml ले लो। 10 ml का टेस्ट सैंपल लिया, ये केस 1 वाले की बात कर रहा हूं। 10 ml का टेस्ट सैंपल लिया, क्या मिलाओगे? 10 ml, कितना बनेगा? 20। 20 के बाद 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ऐसे करते करते 200 तक पहुंचोगे, पता चला टेस्ट एंड ऑर्डर गायब हो गया।
200 तक पहुंचते पहुंचते ही टेस्ट एंड ऑर्डर गायब हुआ। मुझे बताओ केस ए वाले में, जो कि हमारे पास जिसने बनाई थी स्ट्रॉन्ग टी, उसके लिए ए हो गया 10 ml और उसके लिए बी हो गया 190 ml, तो उसके लिए TON कितना आ जाएगा? 200/10 कितना? 20 के बराबर। TON आया था उसके लिए 20 के बराबर। ये उस बच्चे की कहानी है जिसके पास चाय बड़ी मुश्किल से बन गई। ठीक है, ओनली टी, स्ट्रॉन्ग टी तो नहीं है, ये ओनली टी है इसके पास। ठीक है, तो इसके केस में अगर मैंने उसके सैंपल को 40 ml लिया, जस्ट ट्राई टू थिंक, 40 ml लिया, उसमें पानी मिलाया, पहले स्मेल ढंग से आ नहीं रही थी, इसमें स्मेल 40 ml मिलाने पे गायब ही हो गई। क्या 80 ml पे पहुंचते पहुंचते मेरा टेस्ट खत्म हो सकता है क्या? कहाँ खत्म करना है? 200 ml पे। मैंने कहा कि इसका सैंपल रद्द कर दो, एक काम करो 50 ml लो। 50 ml लिया, 50 ml में क्या मिलाया? 50 ml पानी मिलाया, थोड़ी सी स्मेल कम हुई। हमने कहा एक काम करो, कितना बन गया? 100 ml, इसमें 50 ml और मिलाओ, थोड़ी सी स्मेल फिर से कम हुई। ठीक है, बहुत कम आ रही है लेकिन अभी भी गुंजाइश है कि और पानी मिलाया जा सकता है। हमने 150 ml में फिर 50 ml मिला दिया, क्या हो गया? 200 ml तक पहुंचे, स्मेल गायब। हम कंप्लीट 200 ml पे पहुंच गए, टेस्ट कंप्लीट। टेस्ट कंप्लीट हुआ। केस 2 में जिसके पास ओनली टी थी, इसका ए कितना था? 50 ml, इसका बी कितना हो गया? 150 ml। हमारे पास TON कितना आ जाएगा? इसका कितना आ जाएगा? 4 के बराबर। मुझे बताओ, जिसका जितना ज्यादा TON, मतलब उसी पानी के सैंपल का उतना ही ज्यादा टेस्ट एंड ऑर्डर रहा होगा। हायर द वैल्यू ऑफ TON इंडिकेट्स मोर डाइल्यूशन विल बी रिक्वायर्ड। TON ज्यादा है, डाइल्यूशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ी। बात समझ में आई क्या? हाँ या ना? क्या सभी को क्लियर हुआ? क्यों हम एक्सपेरिमेंट को 200 ml तक ही लाके खत्म करते हैं? टू मेक अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो और रिजल्ट सभी लोगों का वहीं तक पहुंचे जहां पर हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट कंप्लीट होता है। बात समझ में आई सभी को? जितना ज्यादा TON की वैल्यू होगी, क्या उतना ही ज्यादा हमें डाइल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी और उतनी ही ज्यादा हमारे पानी के अंदर टेस्ट एंड ऑर्डर रहा होगा। हाँ या ना? क्या क्लियर है सभी को इतनी बात? सभी को क्लियर है इतनी बात? चलिए ठीक है, हेडिंग लिखिएगा, टेस्ट एंड ऑर्डर। टेस्ट एंड ऑर्डर, और इसमें पॉइंट लिखिएगा, टेस्ट एंड ऑर्डर इन वाटर, टेस्ट एंड ऑर्डर इन वाटर, टेस्ट एंड ऑर्डर इन वाटर is induced due to is induced due to inorganic mineral salts, is induced due to inorganic mineral salts, is induced due to inorganic mineral salts like sodium, calcium, magnesium, like sodium, calcium, magnesium, etc. or due to or due to or due to inorganic compounds, or due to inorganic compounds, or due to dissolved gases, or due to dissolved gases like or due to dissolved gases like H2S, H2S, comma CO2, etc. H2S, comma CO2, etc. or due to dissolved organic matter, or due to dissolved organic matter. Full stop. Next point लिखिएगा, taste and order intensity, taste and order intensity is expressed in terms of taste and order intensity is expressed in terms of is expressed in terms of standard unit, is expressed in terms of standard unit as
स्टैंडर्ड यूनिट एज थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर लिख लीजिएगा इसको, ये लिखो, देखो थ्रेशोल्ड ऑर्डर number, TON, threshold order number is expressed in terms of standard unit as threshold order number TON, threshold order number TON, which represents the dilution ratio, which represents the dilution ratio at which taste and order, at which taste and order in water, taste and order in water is hardly detectable. Taste and odor in water is hardly detectable, is hardly detectable. Full stop. Next point, another point लिखिएगा. Taste and odor in water is measured by, taste and odor in water is measured by set of flask, is measured by set of flask, is measured by set of flask referred as osmoscope, referred as osmoscope, referred as osmoscope, referred as osmoscope. अगली हेडिंग लिखिएगा, प्रोसीजर, प्रोसीजर फॉर मेजरमेंट ऑफ टेस्ट एंड ऑर्डर, प्रोसीजर फॉर मेजरमेंट ऑफ टेस्ट एंड ऑर्डर, प्रोसीजर फॉर मेजरमेंट ऑफ टेस्ट एंड ऑर्डर. प्रोसीजर फॉर टेस्ट एंड ऑर्डर, सॉरी प्रोसीजर फॉर मेजरमेंट ऑफ टेस्ट एंड ऑर्डर. ये आते चले जाइएगा ऐसे, ठीक है. यहां तक आने के बाद फिर TON का ये रेशियो डिफाइन कीजिएगा, उसके नीचे ये डिफाइन कीजिएगा, उसके नीचे ये डिफाइन कीजिएगा, फिर ये दोनों केसेस लिखिएगा, और ये लिखने के बाद हम डिफाइन करेंगे कि TON 20 और 40 क्या इंडिकेट करते हैं. और मान लो पहले ही वो बदबू गायब हो गई, फिर थोड़ी सी है तो गायब हो जाए. हाँ, नहीं, इसको रद्द कर दो. हाँ. फिर दोबारा एक ऐसा ट्रायल उठाओ जिसमें कि जो पहले क्वांटिटी ली थी अब शायद उसे थोड़ी सी बढ़ा के ले लो. इस तरीके से परफॉर्म करना है कि आपको एट द एंड ऑफ द टेस्ट सैंपल 200 ml तक ही जाना. ठीक है.
दिस इज द ओनली प्रोसेस दैट वी हैव। क्या कर सकते हैं? अगर मशीन बनाने जाएंगे तो मशीन में वैल्यू फीड करने जाएंगे कि ये स्मेल जो आ रही है ये किस चीज की है, तो अब हम कैसे फीड करेंगे कि ये लहसुन की स्मेल आ रही है मशीन में? इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट सच इंस्ट्रूमेंट। तो इसके लिए हमारे पास यही तरीका। इन 99% ऑफ द केसेस। अच्छा देखो, इसमें एक और क्वेश्चन पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने, इस पे विचार करते हैं। मान लो कि हमारे पानी के अंदर हमने डाल दिया नमक, 1 चम्मच नमक डाल दिया, ठीक है। अच्छा, 1 चम्मच नमक डालने के बाद जस्ट ट्राई टू स्मेल दैट वाटर। क्या आपको उस पानी के अंदर स्मेल आएगी? अ आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी, लेकिन टेस्ट तो है। तो इन वेरी स्पेसिफिक केसेस पानी में टेस्ट कभी कभी होता है बट इट डज नॉट गिव स्मेल। कभी कभी पानी के अंदर स्मेल होती है लेकिन टेस्ट नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर किसी पानी के अंदर से आपको स्मेल आ रही हो, ठीक है, मान लो कि ऑरेंज की खुशबू आ रही हो, टेस्ट करके देखोगे तो आपको ऑरेंज का स्वाद आएगा ही आएगा। चाय में से अगर आपको लौंग की खुशबू आ रही हो, पी के देखोगे तो लौंग का स्वाद आएगा ही आएगा। इन दैट केस स्मेल है तो टेस्ट होगा, इट इज कंफर्म। लेकिन टेस्ट है लेकिन उसकी स्मेल आए, दिस इज नॉट कंफर्म। तो इन दैट केस टेस्ट एंड ऑर्डर वाले तरीके से अगर पानी में टेस्ट आ रहा, सॉरी, पानी में अगर स्मेल आ रही है तो उसमें टेस्ट होगा, ये गारंटी है। तो हम सबसे पहले उसकी स्मेल को ही खत्म करने की कोशिश करते हैं। स्मेल एक बार खत्म हो जाएगी तो टेस्ट भी खत्म हो जाएगा। लेकिन किसी पानी में अगर स्मेल नहीं आ रही हो तो हम ये गारंटी से नहीं कह सकते कि उसमें टेस्ट है या नहीं। टेस्ट कैन बी देयर, जैसे कि सॉल्टी वाटर है तो वो एक स्पेसिफिक केस बन जाता है कि अगर पानी के अंदर कोई सॉल्ट है तो उसमें से आपको टेस्ट तो आ रहा है लेकिन स्मेल नहीं आ रही है, तो वो आपके लिए एक डिजोल्व सॉलिड का केस बन जाता है कि पानी में ऐसे डिजोल्व सॉलिड्स हैं जिनकी वजह से हमें कोई टेस्ट का, सॉरी, हमें उससे कोई स्मेल तो नहीं आ रही है बट इट इज गिविंग सम टेस्ट। और क्या इस टेस्ट को हम अलग अलग डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस से खत्म कर सकते हैं, और ये कितने कॉन्सेंट्रेशन का टेस्ट है, क्या हमारे लिए ये सुटेबल है या नहीं है। अगर नहीं सुटेबल है तो इसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, है तो, या फिर नहीं है हमारे लिए सुटेबल है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सुटेबल है तो इसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक स्पेसिफिक केस बन जाता है कि अगर सॉल्ट पानी में डिजोल्व सॉलिड्स हैं और डिजोल्व सॉलिड की वजह से कोई स्मेल नहीं आ रही है लेकिन टेस्ट आ रहा है, तो उसको जो है हम अलग डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस से ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे। इतना क्लियर है क्या सभी को? पढ़े आगे। ये लिखने के बाद एक नोट लिखिएगा, राइट ऑन द नोट। ये लिखने के बाद एक नोट लिखिएगा, more is the TON number, 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 more will be the taste and odor of that water sample, more will be the taste and odor of that water sample, more will be the taste and odor of that water sample, of that water sample, and hence, and hence more will be the dilution required, and hence more will be the dilution required to remove that taste and odor from that water, to remove that taste and odor from that water, to remove that taste and odor from that water, to remove that taste and odor from that water. टेस्ट एंड ऑर्डर के अगर हम पीने के पानी में परमिसिबल लिमिट पर बात करें तो परमिसिबल लिमिट और एक्सेप्टेबल लिमिट आपके घर में जो पानी आ रहा है, आप
कैसा प्रेफर करोगे कि जो पानी आ रहा है उस पानी में सर 50% हमें अलग से कोई साफ पानी मिलाना पड़ जाए, हमें चलेगा? मतलब TON इज इक्वल टू हाउ मच? 2 के बराबर। TON 2 का मतलब क्या होता है? TON 2 का मतलब क्या होता है? 50% क्या है? टेस्ट सैंपल है, और 50% आपको साफ पानी मिलाना पड़ा, तब जाकर आपके पास उसमें से टेस्ट ऑर्डर खत्म हुई। ठीक है, तो क्या ऐसा पानी भेज दूं आपके पास कि आप रोज सुबह घर में पानी अपने नल चालू करो, पानी आपके टैंक में भर जाए, और फिर आप तुरंत भागो दुकान पर 10 लीटर बिस्लरी की बोतल लेकर आओ और फिर उसमें डाल दो और बोलो कि वाह, अब अपना काम आज का जो है वो हो गया, अब कल देखेंगे, कल फिर 10 लीटर बिस्लरी बॉटल लेकर आएंगे? ऐसा कुछ चाहिए क्या पानी आपको? नहीं। पानी ऐसा चाहिए जो आप पानी को बिना कुछ उसमें एक्स्ट्रा डाइल्यूशन करे आसानी से यूज कर सको। मतलब TON कितना होना चाहिए पीने के पानी का? कितना? 0। 0 का मतलब क्या हो जाता है कि फाइनल वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सैंपल 0 ml। TON 0 का मतलब क्या होता है कि न्यूमरेटर की वैल्यू 0 हो गई। क्या न्यूमरेटर वैल्यू भी 0? कितनी होनी चाहिए? 200 ml। अरे न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 200 ml। तो आपको ऐसा पानी चाहिए जिसमें कोई एडिटेड वाटर नहीं मिलाना पड़े। मतलब जितना इनिशियल सैंपल लिया एक्चुअली में उतना ही फाइनल सैंपल भी होना चाहिए। आपको एडिटेड वाटर 0 ml चाहिए। तो A प्लस बी बाई ए में से B कितना हो जाना चाहिए? 0। तो A को एक्चुअली में होना कितना पड़ेगा? 200 ml। तो नीचे भी कितना आ जाएगा? 200 ml। तो TON कितना आ गया? 1 के बराबर। मतलब परमिसिबल लिमिट है 1। आप इससे नीचे तो ना तो कर भी पाओगे और इससे ज्यादा भी नहीं जाने देना। बट इन एक्सट्रीम केस, किसी कारणवश आपके पास मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट और कॉज फॉर रिजेक्शन की बात कर लेते हैं। अच्छा, बारिश के मौसम में आप लोगों ने देखा होगा काफी सारे लोग बीमार हो जाते हैं। देखा ना आपने? बारिश के मौसम में काफी सारे बीमार रहते हैं, सर्दी खांसी जुकाम सब हो जाता है, बुखार आ जाता है, और डॉक्टर के पास जाते हैं लोग। डॉक्टर क्या कहता है? अभी तो वायरल चल रहा है, वायरल चल रहा है तो सब लोग बीमार होंगे। इस बार थोड़ा सा वायरल कम हुआ लोगों को क्योंकि सबने मास्क पहन के रखे थे। तो जो भी कोई एक छींकता है, पता है ना, ये कोरोना वायरस के अलावा और डिफरेंट 100-200 टाइप के वायरसेस हैं जो हम छींकते हैं, बोलते हैं, या हमें सर्दी होती है, खांसी होती है, तो उस टाइम पे वो वायरसेस हमारे बॉडी में से निकलते हैं, किसी दूसरे को लगते हैं, उसको भी सर्दी खांसी हो जाती है, वो भी डॉक्टर के पास दवाई लेकर आ जाता है। वो दवाइयां बनी है उन वायरसेस को खत्म करने के लिए, वो दवाइयां हमारे पास बनी है, लेकिन सिर्फ कोरोना वायरस खत्म करने के लिए दवाई नहीं थी, इसलिए इतनी दिक्कत आ रही थी। तो इन दैट केस इस बार काफी सारे लोगों ने मास्क वगैरह लगा घूमे, सोशल डिस्टेंसिंग रखी, तो बहुत कम लोगों को इस बार सर्दी खांसी जुकाम वगैरह बारिश के मौसम में हुआ होगा। हाँ, और बहुत सारे लोग तो घर में ही थे, तो उस टाइम उस कारण भी नहीं हुआ। इन दैट केस एक्सट्रीम कंडीशन में, जब बहुत ज्यादा वायरसेस फैलने की कंडीशन होती है, तो उन वायरसेस से बचने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करता है? पानी में एक्स्ट्रा अमाउंट का डिसइंफेक्टेंट डाल देता है। तो डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? वो केमिकल जो बैक्टीरिया मार सकता है, हार्मफुल बैक्टीरिया मार सकता है। तो पीने के पानी में इतना एक्स्ट्रा अमाउंट का डिसइंफेक्टेंट डालता है जो कि क्लोरीन के रूप में होता है, और वो क्लोरीन जब एक्स्ट्रा डाल देता है और जब आपके घर में पानी आता है तो आपको एक अजीब सी स्मेल आती है उस पानी से। वो जो स्मेल है, वो स्मेल पानी के अंदर सिर्फ कुछ समय के लिए रहेगी। उस पानी को आप 24 घंटे के लिए पड़े रहने दो, वो क्लोरीन अपने आप में ऑक्सीडाइज होकर खत्म हो जाएगा और पानी में से वो स्मेल भी चली जाएगी। इन एक्सट्रीम केसेस हम हमारे पीने के पानी में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ स्मेल या टेस्ट छोड़ सकते हैं, वो है हमारे पास 3 TON के बराबर। कितना है वो हमारे पास? 3 TON के बराबर। कि इतना पानी के अंदर किसी इमरजेंसी वाले केसेस में आपने कुछ एक्स्ट्रा डिसइंफेक्टेंट डाला है, उससे स्मेल आएगी, उससे टेस्ट आएगा कुछ अलग, वो डालना जरूरी है। और इतना चलेगा, इससे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ लोग बीमार नहीं होंगे, थोड़ी सी परेशानी होगी कि स्मेल आ रही है, टेस्ट आ रहा है, क्या करें इसका, एक दिन तक रख रहने दो, उसके बाद में कंज्यूम कर लो, या बॉयल कर लो और पीने के लिए वो वाला यूज इस्तेमाल कर लो, और बाकी सारे कामों में वही पानी इस्तेमाल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन ऑल दिस केसेस 3 TON बिकम्स द मैक्सिमम परमिसिबल। क्या इतनी बात समझ में आती है क्या? हमारे पास इसके अलावा वी ऑल्सो हैव परसेप्टेबल ऑर्डर नंबर, जिसे हम कहते हैं PO नंबर, टू डिफाइन
ऑर्डर ऑफ वाटर सैंपल। अगर हमारे पास पीओ वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है, ठीक है, परसेप्टेबल ऑर्डर मतलब हमारे पास पीओ वैल्यू अगर हमारे पास इफ इट इज इक्वल टू 0, तो ये इंडिकेट करता है हमारे पास नो ऑर्डर को। लिखते चले, ठीक है। अगर पीओ वैल्यू 1 के बराबर है तो ये इंडिकेट करता है कि बहुत बारीक सी, बहुत कम स्मेल आ रही है, वेरी फाइन ऑर्डर। अगर पीओ वैल्यू हमारे पास 2 के बराबर होती है तो इट रिप्रेजेंट्स फाइन ऑर्डर। अगर पीओ वैल्यू हमारे पास 3 के बराबर होती है, इट रिप्रेजेंट्स डिस्टिंक्ट ऑर्डर। डिस्टिंक्ट ऑर्डर मतलब हाँ, आप तुरंत सूंघते से ही पहचान सकते हो कि हाँ स्मेल तो है, रेफर्ड एज डिस्टिंक्ट ऑर्डर। अगर आपके पास पीओ वैल्यू 4 के बराबर आती है, इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, कि हाँ स्मेल तो है। और अगर आपके पास पीओ वैल्यू 5 के बराबर होती है, इट रिप्रेजेंट्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। अब एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ऑर्डर को समझने के लिए, जब ठंड के मौसम में आप लोगों में से किसी को कोई मान लो आदत होगी, सर्दी होने पर आप बाजार से विक्स का इनहेलर ले आते हो, आया ना। लोग इनहेलर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक नाक को बंद किया, इनहेलर को पूरा एक दूसरी नाक के अंदर डाल दिया, वो पूरी ताकत से खींच लेते हैं, इतनी ताकत से खींच लेते हैं कि शायद वो इनहेलर ही अंदर ना चला जाए। बट इन दैट केस जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शुरुआत वाले टाइम पीरियड में जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, देखा होगा ना आपने, इनहेलर भी कुछ दिनों तक अगर खुला रख दोगे तो उसकी स्मेल जो है ऑलमोस्ट चली जाती है। उसके बाद कितना भी तेज खींचो वो आप उसको उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं ले पाओगे। लेकिन शुरुआत में अगर आप नया खरीद कर लेकर आए हो और उस टाइम पे इतनी तेजी से आप उसको इनहेल कर लो, आपको कुछ 2-3 घंटे तक तो पता भी नहीं चलेगा कि हमारी नाक कुछ सूंघ भी पा रही है या नहीं सूंघ पा रही है। दैट इज व्हाट रेफर्ड एज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, कि आपने जो इनहेल किया है ना, ये आपकी अभी की जो शुरुआत वाले टाइम की जो वो स्मेल करने की एबिलिटी है, कुछ समय के लिए सुन्न कर देता है। ठीक है, जैसा कभी कभी आप लोगों ने शायद किसको किस केस में इमेजिन कर सकते हैं, अच्छा एसिड आप लोग देखा ना, एसिड एसिड देखा, टॉयलेट क्लीन करने के लिए जो एसिड होता है, आजकल तो वैसे बंद हो गया है, बट कुछ समय पहले एसिड हुआ करते थे जिससे टॉयलेट क्लीन करते थे लोग। ठीक है, तो अगर उसकी भी स्मेल बहुत तेजी से आपने ले ली तो आपका जो है मतलब बहुत देर तक तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि हमारी नाक जो है वो सूंघ भी सकती है या नहीं सूंघ सकती। वो स्ट्रेंग इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है कि आपकी नाक कुछ समय के लिए जो है वो सेंसिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, इसका एक और भी एग्जाम्पल है, अगर कभी आपने केमिस्ट्री लैब में अलग अलग डिफरेंट टाइप के केमिकल देखे हो, तो कुछ केमिकल्स बहुत ज्यादा प्रिकॉशन के साथ रखे जाते हैं, इनकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, जैसे कि H2S हो गया। H2S मतलब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर आपने उसको इनहेलर की जैसे एक बार जोर से खींच लिया तो भूल जाओ कि जीवन में कभी भी किसी चीज को सूंघ पाओगे। इट इज सच स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग। ठीक है, तो इन दैट केस एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ऑर्डर वो वाली होती है जिसमें थोड़ा सा भी सूंघने पर आप झंझना जाते हो। दैट इज व्हाट इज रेफर्ड एज एन स्ट्रॉन्गली एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग स्मेल। क्लियर है क्या पॉइंट इतना? अरे क्लियर है क्या सभी को? क्लियर है? बढ़े क्या आगे? ठीक है, so this is where we complete our all the physical quality parameters. Write down the next heading, chemical quality parameter. अभी तक हमने ऐसी कोई भी चीज नहीं पढ़ी जिसमें कोई न्यूमेरिकल बन सकता हो या कोई न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, इसलिए अभी न्यूमेरिकल पर बात नहीं की है। लेकिन जितनी चीजें पढ़ी है इन सब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, जो कि आपके पास जितना आपने लिखा है उसी के बेसिस पर सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अब जब हम जिस केमिकल क्वालिटी पैरामीटर पर चलना चालू कर रहे हैं, यहां से न्यूमेरिकल वाले पार्ट चालू होना हमारे पास हो जाएंगे। तो इन दिस इनिशियल अभी कितनी क्लासेस हो गई अपनी? आज तीसरी क्लास है। दिस इज टुडे थर्ड क्लास। मैंने कहा था शुरुआत की 2-3-4 क्लासेस में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इट इज ऑल वेरी बेसिक। ठीक है, जिसमें कि सिर्फ चीजें सुननी है और लिखनी है। अब जो है थोड़ा सा आपका एनालिटिकल पार्ट आना चालू हो जाएगा। तो अब जो है एनवायरमेंट के और डीप में जाते चले जाएंगे। मैंने स्टार्टिंग के पहले लेक्चर में बताया था कि हमें एज एन एनवायरमेंटल इंजीनियर क्या करना होता है, एक ब्रिज मेंटेन करना होता है, एक ब्रिज बनाना होता है बिटवीन दी टेक्नोलॉजी एंड दी नेचर। याद आ रहा है आपको? तो उसमें हमारे पास हमें किस पर डिपेंडेंट होना होता है? नेचर किसकी मदद से चीजों को सड़ाकर खत्म करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। तो यहां पर हमें थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का नॉलेज भी होना चाहिए, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स,
तो वो वहां पर उस छोटे मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे चीजों को बदलते हैं, उसके थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का नॉलेज पता होना चाहिए। अलग अलग कैटायंस, एनायंस, अलग अलग कंपाउंड्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। क्या इनका हमारे पास मॉलिक्यूलर होता है, क्या इनका हमारे पास इक्विवेलेंट वेट होता है, क्या इनकी वैलेंसीज होती है, क्या इनके हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है, ये थोड़ा बहुत हमें जो है पता होना चाहिए हमें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए। तो थोड़ा बहुत आज जाकर केमिस्ट्री में से, जो पुराना केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा है, उसके बारे में से सिर्फ इतना पता लगाने की कोशिश करना कि हमारी पीरियोडिक टेबल में कितने अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल जितनी भी हैं, उनके अलग अलग क्या एटॉमिक नंबर्स हैं, उनके अलग अलग क्या एटॉमिक मासेस हैं, क्या अलग अलग एटॉमिक वेट से सिर्फ पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि आप नोट्स बना लो और लिख कर लिया हो कि सर देखो मैंने इतना सारा पढ़ लिया, नहीं, सिर्फ एक जनरल तौर पर पढ़िएगा। ये पढ़िएगा कि मॉलिक्यूलर वेट होता क्या है, व्हाट इज समेशन ऑफ एटॉमिक वेट्स क्या होता है, वैलेंसीज क्या होती है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, सिर्फ इतना पढ़िएगा एक बार और पढ़कर जो है कल क्लास में आ जाइएगा। मेरा एक तरीका है कहने का कि अगर आप घर जाते हो और बिना पढ़े आ जाते हो तो उसे कहते हैं मुंह उठाकर आ जाना, ठीक है। तो आप जो है वो कल की क्लास में जब आओ तो सिर्फ मुंह उठाकर मत आ जाना, कम प्रिपेयर्ड थोड़ा सा एक बार देख कर आइएगा ताकि आगे की क्लासेस आपको थोड़ी सी आसान लगे, ठीक है। सो दैट ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, केमिकल क्वालिटी पैरामीटर, जिसमें से पहली हेडिंग डालिएगा डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। मैंने पहली क्लास में बताया था आपको कि, पहले नहीं दूसरी क्लास में बताया था आप लोगों को कि डिसॉल्व्ड सॉलिड्स पानी में पता लगाने के लिए आप ये नहीं कर सकते कि पानी को आपने चखा और कह दिया कि हाँ पानी में इतने अमाउंट के डिसॉल्व्ड सॉलिड्स है, नहीं पता लगा सकते। ना पानी को देखकर बता सकते हो, ना पानी में उंगली डाल के बता सकते हो कि हाँ पानी में डिसॉल्व्ड सॉलिड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यू कैन नॉट डू दैट। फॉर दैट केस डिसॉल्व्ड सॉलिड्स के लिए आप लोगों को फिर से कुछ अलग तरीकों से टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे जिसके थ्रू आप पानी में पता लगा सकते हो डिसॉल्व सॉलिड है कितना, ठीक है। तो उसके लिए व्हाट डू वी डू, डिसॉल्व सॉलिड। एक तरीका हम ऑलरेडी जान चुके हैं, कौन सा तरीका था, फिल्टर पेपर टेक्निक में जो फिल्टर पेपर के नीचे निकल चुका था उसको भी बॉयल करके देख लिया था तो डिसॉल्व सॉलिड आ गए थे, और 600 डिग्री में बॉयल कर लिया था तो इनऑर्गेनिक डिसॉल्व सॉलिड आ गए थे। लेकिन वो वाला तरीका हम एक्यूरेट नहीं मानते, यहां पर चलते हैं कितना इसको एक्यूरेसी से मेजर किया जा सकता है। डिसॉल्व सॉलिड्स को पता लगाने के लिए व्हाट डू वी गो फॉर, एक कंटेनर लेते हैं, और इस कंटेनर में हमने हमारा वाटर सैंपल डाल दिया, ठीक है। और वाटर सैंपल डालने के बाद हमने इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड इंस्टॉल कर दी, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जब हमारे पास ये किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और हमने साथ में इसके कोई एक करंट मेजरिंग डिवाइस लगा दिया, ठीक है, और हम जानते हैं कि करंट किसी भी क्लोज सर्किट में, सॉरी किसी भी पाइप, सॉरी नॉट पाइप, वायर, किसी भी वायर में तब फ्लो करता है जब सर्किट क्लोज बनता है, हाँ है ना। तो मुझे बताओ अगर इस कंटेनर में ये इलेक्ट्रोड रखे होते, बैटरी से जोड़ देते, करंट मेजरिंग डिवाइस को साथ में अटैच कर देते, और अगर यहाँ पानी नहीं भरते तो क्या सर्किट क्लोज हो पाता, नहीं हो पाता। पानी भर दिया, इस पानी के अंदर हम कह देते हैं दिस इज वाटर सैंपल, containing dissolved solids in form of ions। सर ये इन फॉर्म ऑफ आयंस का मतलब क्या, अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये पानी जो है, ये पानी में किसी जमीन में से किसी बोरिंग होल से निकाला है, बोरिंग होल बना है लोहे का, और उस लोहे में जंग लग रही है लंबे समय से, तो वो जो जंग पानी के अंदर घुलेगी वो हमारे पास आयरन के आयंस के फॉर्म में होगी, आइदर इन द फॉर्म ऑफ Fe2+ और इन द फॉर्म ऑफ Fe3+। तो मैंने कह दिया मेरे पास मेरे पानी के अंदर डिसॉल्व सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आयंस है। सर मेरे क्या पानी के अंदर आयन सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के हो सकते हैं, नहीं, मेरे पास ये सल्फेट, फोस्फेट, क्लोराइड, अलग 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 आयंस मेरे पास हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज के होंगे, कुछ पॉजिटिव चार्ज के होंगे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के हैं और पॉजिटिव चार्ज के हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सिर्फ ये इंडिकेट करता है
कि या तो इनके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या फिर किसी के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। ठीक है, और हम जानते हैं जब करंट फ्लो करता है तो करंट के फ्लो में एक्चुअली में फ्लो के टाइम पर मूवमेंट हो रहा है किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। किसका मूवमेंट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल मेरे पास कोई एक ये वाई कैटेगरी मान ली, जो कि मेरे पास मान लो कोई पॉजिटिव आयंस है, कोई एक्स कैटेगरी मान ली जो कि मेरे पास नेगेटिव आयंस है। जितने भी नेगेटिव वाले हैं सारों को मैंने एक्स कह दिया, जितने भी पॉजिटिव वाले हैं सबको मैंने वाई कह दिया। इन एनी केस मेरे पास अगर यहां से कोई भी करंट फ्लो करता है तो करंट फ्लो के टाइम पे क्या रिक्वायरमेंट है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। ठीक है, तो मान लो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन यहां आना चाहता है तो उस यहां से कोई एक इलेक्ट्रॉन को जाना ही पड़ेगा, तभी जाकर यहां पर बैलेंस बना रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बना रहेगा कि यहां से कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे आया तो यहां से जा रहा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर जितने आ रहे हैं जितने यहां जा रहे हैं, मतलब एक फ्लो बन रहा है और आपके पास करंट फ्लो कर रहा है। तो इन दैट केस यहां पर किसी इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा आना मतलब क्या? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का आना मतलब इसके साथ कोई ऐसी चीज जुड़ जा रही है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इन एनी ऑफ द केस हमारे पास मान लेते हैं कि ये आयंस जो कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाले हैं वो यहां चले जाते हैं, कोई हमारे पास लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं वो यहां चले जाते हैं, और हमारे पास एक सर्किट बन जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज चलते चले जा रहा हो। अगर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज चलते चले जा रहा हो और करंट फ्लो करते चले जा रहा हो तो क्या आपको इस करंट मीटर के अंदर रीडिंग नहीं मिलेगी? करंट की रीडिंग मिलेगी। जो करंट की रीडिंग मिलेगी उसके लिए कुछ जरा सोचते हैं। मुझे ये बताओ, अभी ठंड के मौसम में आप लोग सुबह सुबह जब यहाँ पर आते हो, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग नहाकर आते होंगे तो पानी तो गर्म करना ही पड़ता होगा। वी हैव इमर्शन रॉड। ठीक है, बकेट में हम जो है वो रॉड डालते हैं, पानी गर्म करते हैं। जब हम पानी गर्म करने के लिए वो रॉड को डालते हैं, ठीक है, तो उस रॉड के अंदर ऐसा क्या है जो पानी को गर्म कर दे रही है? आयन। इलेक्ट्रिक सर्किट है इसलिए उसमें जाती है इलेक्ट्रिसिटी पास करती। तो इलेक्ट्रिक सर्किट तो अपने मोबाइल के चार्जर में भी वो डाल दो बाल्टी में, ज्यादा वो कम कैपेसिटी का है। रोड ज्यादा कैपेसिटी, अरे बेटा ये मत बोलना किसी से कि रोड कम कैपेसिटी है, तो मतलब क्या एक गिलास पानी गर्म कर सकता हूँ मेरे मोबाइल के चार्जर से? हा? अरे भैया आपके इमर्जन रॉड के अंदर जो वो कॉइल बनी है वो कॉइल एक्चुअली में रजिस्टर है, तो वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, और जब भी करंट के फ्लो को अपोज करेंगे तो हीट जनरेट होगी, तो रॉड गर्म हो जाती है। तो रॉड गर्म हो जाती है क्योंकि वो रेजिस्टेंस डेवलप कर रही है, तो रॉड गर्म होती चली जाएगी, वो गर्मी पानी को देती चली जाएगी, पानी गर्म होता चला जाएगा। ठीक है, इन दैट केस अगर कोई भी ऐसा हमारे पास मटेरियल जो करंट के फ्लो को ओपोज करता है उसे क्या कहते हैं? बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सभी लोगों ने पढ़ी है। जो कोई भी मटेरियल किसी भी करंट के फ्लो को ओपोज करता है उसे कहते हैं रजिस्टर। उसे कहते हैं रजिस्टर, और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। हाँ है ना? तो मैं यहां पर अगर मान लो कहूं आपसे कि मेरे पास रजिस्टर होता है और ये अपनी एक प्रॉपर्टी रखे रखता है जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम के बराबर, है ना? अच्छा, यहां पर अगर ये पानी नहीं होता तो क्या ये करंट फ्लो करता? नहीं करता। तो पानी आया, इसकी वजह से करंट फ्लो हुआ ना। पानी आया, इसकी वजह से करंट फ्लो हुआ, सर्किट तभी क्लोज हुआ हमारे पास, और तभी करंट फ्लो करना चालू किया। मतलब पानी क्या आपको नहीं लगता एक ऐसे मटेरियल की तरह काम कर रहा है जो करंट के फ्लो को सपोर्ट कर रहा है ना? और जो करंट के फ्लो को सपोर्ट करता है उसे क्या कहते हैं? कंडक्टर। कनेक्टर नहीं, कंडक्टर। क्या कहते हैं उसे? कंडक्टर। और कंडक्टर जो होता है उसके पास एक प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं कंडक्टेंस। क्या कहते हैं उसे? कंडक्टेंस। तो कंडक्टर क्या रजिस्टर का उल्टा है? हाँ या ना? तो उसी की प्रॉपर्टी भी उल्टी होगी, तो उसकी यूनिट भी क्या हो जाती है? मूव हो जाती है। क्या हो जाती है? उसकी यूनिट भी मूव हो जाती है। मुझे बताओ यहां पर क्या इतना ज्यादा हमारे पास करंट फ्लो कर रहा होगा क्या कि हम इसमें उंगली डालें और हमें करंट आ जाए? नहीं। बहुत मिनिमम नंबर ऑफ हमारे पास यहाँ पर ऐसे सॉल्ट्स होते हैं या आयंस होते हैं जो यहाँ पर हमारे पास एक्सचेंज होकर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज करा पाते हैं। करंट बहुत छोटे अमाउंट का होता है, तो हमारे पास हम उसको
माइक्रोमो कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? माइक्रोमो कहते हैं। अच्छा मुझे इतना बता दो, अगर टैंक मैंने बहुत ज्यादा बड़ा ले लिया, ठीक है, अच्छा चलो टैंक छोड़ो, मुझे इतना बता दो, अगर आपके पास कोई रजिस्टर है जो आप इमर्जन रोड का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर उसमें नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ते चले गए और जब आप उसको प्लग में लगाओगे, उसको प्लग को, ठीक है, मतलब जो पिन है उसको प्लग में लगाओगे, तो उसमें क्या होगा, ये पूरी की पूरी रॉड गर्म होगी, तो क्या ज्यादा रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा? रेजिस्टेंस ज्यादा डेवलप होगा तो हम कहते हैं दैट इज अ हाई पावर रेजिस्टर। उसी तरह हमारे पास जब रजिस्टर बड़ा करते चले गए तो उसकी रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बढ़ती चली गई। इन दैट सिमिलर केस, अगर मान लो मैंने ये कंटेनर कुछ ज्यादा बड़ा ले लिया, एक इलेक्ट्रोड यहां डाली, एक इलेक्ट्रोड वहां डाल दी, इन दैट केस मुझे बताओ, अब इलेक्ट्रॉन को यहां से चलकर ये जितने भी अलग अलग जगहों पर एनायंस या केटायंस पड़े हुए हैं, उनको इलेक्ट्रोड तक आना पड़ेगा और वहां पर अपने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करना पड़ेगा, चाहे ये वाला इलेक्ट्रोड हो चाहे वो वाला इलेक्ट्रोड हो। डोंट यू थिंक इस केस में हमारे पास करंट डेवलप होने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी? आसपास होता तो इट वुड हैव बीन वेरी इजी, लेकिन ज्यादा दूर हो गया तो हमारे पास कम हो जाएगा। तो इन दैट केस, जैसे कि हम हमारे रेजिस्टेंस को कह सकते हैं कि जितना ज्यादा बड़ा रजिस्टर लोगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस डेवलप होगा, उसी तरह कंडक्टर के लिए अगर आपने ज्यादा बड़ा सेटअप बना दिया तो आपके लिए उतना ही कम कंडक्टेंस हो जाएगा, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी ऑपोजिट, उसका ऑपोजिट चले जा रहा है। तो हम यहाँ पर माइक्रोमो पर सेंटीमीटर के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं कि अगर मैंने मेरे किसी पानी के सैंपल में दो इलेक्ट्रोड्स को डाल दिया और दो इलेक्ट्रोड को डालने के बाद जैसे ही मैंने बैटरी को कनेक्ट किया, अगर करंट फ्लो हुआ, रीडिंग जितनी ज्यादा मिलेगी, मतलब मेरे पानी के अंदर उतने ही ज्यादा आयंस हैं जो मेरे करंट को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर रीडिंग जितनी कम मिली, इसका मतलब मेरे पास उतने ही कम नंबर ऑफ आयंस हैं जो उतने ही कम करंट को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास यहां से एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप मिलता है, और वो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप ये कहता है कि आपके पानी के अंदर टोटल डिजोल्व सॉलिड्स इज इक्वल टू, जो कि हमारे पास mg पर लीटर में निकल कर आ जाएंगे, इज इक्वल टू 0.65 इंटू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन माइक्रोमो पर सेंटीमीटर। सर ये क्या किया आपने? जो भी मेरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को मैं यहां से नोट डाउन करूंगा। सर किस फॉर्म में करोगे? माइक्रोमो पर सेंटीमीटर के फॉर्म। माइक्रोमो पर सेंटीमीटर फॉर्म में जो भी रीडिंग आएगी उसको यहां से नोट डाउन करूंगा, और उससे मैं इंडिकेट करूंगा कि अगर इसी वैल्यू में 0.65 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो वैल्यू अब आएगी वो इनडायरेक्टली आपको दर्शाएगी कि आपके पानी के अंदर इतने अमाउंट ऑफ या इतने mg पर लीटर के डिजोल्व सॉलिड्स अवेलेबल हैं। जितनी ज्यादा वैल्यू आएगी मतलब उतना ज्यादा करंट बन रहा है, उतना ज्यादा करंट बन रहा है मतलब उतने ही ज्यादा हमारे पास पानी के अंदर सॉलिड्स होंगे जो डिजोल्व फॉर्म में हैं, और वो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स पर एक्सचेंज होते चले जा रहे हैं और करंट को सपोर्ट करते चले जा रहे हैं। बात समझ में आई क्या? एम्पेरिकल रिलेशनशिप है, डायरेक्ट डेवलप किया गया बाय द वेरियस नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो ध्यान रखना है कि टोटल डिजोल्व सॉलिड पानी में पता करने के लिए हम एक टेस्टिंग एपरेटस का इस्तेमाल करते हैं, इसे कहते हैं डाई आयोनिक टेस्टर। दो अलग अलग तरह के अलग अलग इलेक्ट्रोड पर ट्रेवल by giving their electrons or taking electrons from the electrodes, और उस करंट के पाथ को सपोर्ट करते हैं, करंट के पाथ को क्लोज करते हैं, और करंट के फ्लो को मेजर करके उसी में 0.65 का मल्टीप्लाई करके we indirectly get the total dissolved solids present in the water। बात समझ में आई क्या सभी को? हाँ या ना? एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया और इनडायरेक्टली उससे कैसे रिलेट किया कि पानी के अंदर कितने सॉलिड्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे। क्या बात समझ में आई क्या? इसकी एक दिक्कत है, ये सिर्फ ये बता सकता है कि सॉलिड्स हैं कितने, ये नहीं बता सकता कि कौन से टाइप का सॉलिड। कैसे पता लगाएगा कि यहाँ से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आया है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, वो कौन से वाले केटायन या कौन से वाले एनायन ने दिया? पता लगा सकते हैं क्या? नहीं। सिर्फ पता लगा सकते हैं इतना कि डिजोल्व सॉलिड हमारे पानी के अंदर कितना होगा, सिर्फ इतना पता लगा सकते हैं।
इससे ज्यादा कुछ पता नहीं लगा सकते। बात समझ में आई क्या? सर अगर मान लो पता करना हो तो कि कौन से टाइप का हमारे पास केटायन या एनायन है, कौन से टाइप का डिसॉल्व सॉलिड है, उसके लिए भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, आगे चलकर पढ़ेंगे पीएच के बारे में, अल्कलिनिटी के बारे में, हार्डनेस के बारे में, क्लोराइड कंटेंट के बारे में, फ्लोराइड कंटेंट के बारे में, सल्फेट कंटेंट के बारे में, नाइट्रोजन कंटेंट के बारे में। हर अलग अलग टाइप के एनायन और केटायन को पता लगाने के लिए अलग अलग हमारे पास तरीके प्रेजेंट हैं। क्लियर है क्या पॉइंट सभी को इतना? हाँ या ना? इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? चलिए ठीक है, तो हेडिंग लिखिएगा डिसॉल्व सॉलिड्स, और उसमें पहला पॉइंट लिखिएगा dissolved solids in water indicate chemical quality parameter of water. Dissolved solids in water indicates chemical quality parameter in water. Dissolved solids in water indicates chemical quality parameters in water. Full stop. Next point. Dissolved solids in water. Dissolved solids in water is measured by the device. Dissolved solid in water. Dissolved solids in water is measured by the device referred as diionic tester. Is referred as diionic tester. Diionic tester. D-I-I-O-N-I-C. Diionic tester, which measures the electrical conductivity of water. Which measures the electrical conductivity of water. Which measures the electrical conductivity of water. Which measures the electrical conductivity of water, which indirectly indicates, which indirectly indicates the, which indirectly indicates the concentration of, which indirectly indicates the concentration of ions, IONS, ions present in water. Ions present in water. Ions present in water. ठीक है, ये डायग्राम बनाइएगा। दिस इज व्हाट एन डाई आयोनिक टेस्टर इज। ये हमारे पास यहां पर लिख लेते हैं, दिस इज अ पावर सोर्स, दिस इज करंट मेजरिंग डिवाइस, ये दोनों जो है ये है आपके पास इलेक्ट्रोड्स, ठीक। बोर्ड पे जितना भी लिखा है सब कुछ लिख दें।
कभी कभी एग्जाम में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी लिख के देता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी लिख कर देता है। कंफ्यूज मत होना, बात एक ही पड़ेगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्लियर है क्या सभी को इतना? सभी को? कहीं पर कोई डाउट? एनीवेयर? कहीं कोई डाउट नहीं? अरे सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग? हाँ, कहीं पर कोई इन 3 दिनों में कहीं पर ऐसा लगा कि सर इस ये वाली चीज में इसमें थोड़ा सा अगर ऐसा वाला बदलाव हो जाए तो शायद और अच्छे समझ में आएगा? हाँ बोले। बोलने की स्पीड थोड़ी जल्दी है, तो ये तो कल बताया था ना आपको मैंने। नहीं, कम तो कर देंगे, पढ़ने में दिक्कत होती है, दिक्कत तो होगी। तो कलयुग है ना, बताया था, दिक्कत तो होगी। कंफर्ट जोन मत ढूंढना। हाँ समझ गया मैं। अच्छा, इसके अलावा कोई और दिक्कत? इस पर तो आपको जो है समाधान आपकी तरफ से और मेरी तरफ से दोनों से मिलकर करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा, डिक्टेशन वाला पार्ट थोड़ा स्लो कर दूंगा। सभी लोगों को लगता है क्या फास्ट है? नहीं लगता फास्ट? आप तो गए काम से, ठीक है। मतलब अब कैसे स्लो होगा फिर, जब इन लोगों को फास्ट लगे नहीं ना, तो फिर स्लो कैसे होगा ये? थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ लिखने की, है ना, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, बाकी तो फिर विल कॉर्पोरेट, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके अलावा कोई और दिक्कत? बोले, आप लोगों को समझ में आता है सब? हाँ, मतलब ये जीवन भर तक याद रखोगे? है? अरे याद रखोगे नहीं रखोगे? मतलब जीवन आप लोगों का जो जीवन है ना, जीवन की परिभाषा है, डेफिनेशन है, जब तक आपकी एग्जाम क्लियर नहीं हो जाती तब तक ही ये वाला जीवन है। इसके बाद तो फिर चाहे आपके बच्चे पूछ ले कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की स्पेलिंग बताओ, तो मना कर देना कि नहीं आती, ठीक है। उससे मुझे मतलब ही नहीं, एग्जाम तक आपको सारी चीजें सटीक तरीके से याद रहनी चाहिए, ठीक है, बस उतना ही रिक्वायर्ड है। एग्जाम निकाल लो, उसके बाद तो ना आपसे कोई पूछेगा, ना घर वाले पूछेंगे, ना आपके बच्चे पूछेंगे, ना आपकी जिससे शादी होगी वो पूछेगा तुम्हें आता क्या ये बताओ। आप कहोगे कि नौकरी है मेरे पास, इसके अलावा और क्या चाहिए, ठीक है। तो इन दैट केस कहीं पर भी कोई डाउट लगे आपको कि सर ये वाली चीज को इसे थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर सकते हैं, वैसे एज फार एज आई थिंक दिस इज द मोस्ट सुटेबल वे जिसमें हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्यादा है, तो दिस इज एज फार एज आई थिंक अभी तक बच्चों को यही तरीका सबसे ज्यादा पसंद आता है, तो दिस इज व्हाट आई एक्चुअली डिलीवर। अगर लगता है कि सर इसमें थोड़ा सा कुछ और मॉडिफिकेशन हो जाए तो उसको भी कर सकते हैं, एवरीथिंग इज कस्टमाइजेबल, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू।